मैं बस 5 साल की थी कि मेरे माता पिता की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर मेरे दादाजी का भी देहांत हो गया। मेरी दादी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी ताई जी और चाची जी मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं घर में सब लोगों के होते हुए भी प्यार और अपनेपन को तरसती रही। सबको मैं एक बोझ लगती थी। अभी मैं बस 14 साल की थी कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई कि सबने मुझे बहुत मारा और मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। दादी माँ को आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब सुबह के 5 बजे अचानक ही फ़ोन की घंटी घनघना उठी। बिस्तर पर लेटे ही जानकी देवी ने कहा, इस समय कौन हो सकता है। तभी उनके पति रिटायर्ड जस्टिस मोहन राय ने कहा, जाओ उठकर देखो, आदित्य का फ़ोन हो सकता है। जानकी देवी धीरे से उठी, जाकर रिसीवर उठाया और बोली, हेलो। तभी उधर से आवाज़ आई कि क्या आप आदित्य राय के पेरेंट्स बोल रहे हैं? जी बोल रही हूँ, कहिए क्या बात है। जानकी देवी घबराई हुई आवाज़ में बोली, और आप कौन बोल रहे हैं? जानकी देवी को जब जस्टिस मोहन राय ने इस तरह से बात करते हुए देखा तो उन्होंने उठकर रिसीवर जानकी देवी के हाथ से ये कहते हुए ले लिया कि लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो, मैं आदित्य राय का पिता बोल रहा हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, देखिए मैं इंडियन एयरलाइंस का एक कर्मचारी बोल रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हमारा प्लेन ख़राब मौसम के चलते क्रैश हो गया है। और उसके सभी यात्रीगण इतना सुनते ही जस्टिस मोहन राय के हाथ से रिसीवर छूट गया और उधर से हेलो हेलो की आवाज़ आती रही। कुछ देर बाद कोई जवाब ना पाकर फ़ोन अपने आप ही कट हो गया। जस्टिस मोहन राय को उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। वो पहले से ही हार्ट के पेशेंट थे, इसलिए वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जानकी देवी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जवान बेटे बहू के जाने का शोक मनाएं कि पति के चले जाने का। लेकिन उनके ऊपर इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिशा की आ गई थी, जो बार बार ये पूछ रही थी कि दादा दादी मम्मी पापा कब आएंगे। दादी मासूम दिशा को लेकर पुचकारने लगी। उन्होंने अपने बहते आंसुओं को किसी तरह रोका, अपने सीने में उठ रहे तूफान को अपने सीने में दफन कर दिया और उस बिन माँ बाप की बच्ची को अपने सीने लगा लिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या होगा। इसी कारण से अपना वह सारा दुख उस समय भूल गई। दिशा उस समय लगभग 5 वर्ष की थी और अपने एग्ज़ाम की वजह से अपने मम्मी पापा के साथ उस बिजनेस टूर पर सिंगापुर नहीं जा पाई थी। यह विधि का विधान था जो उसके लाख चाहने के बावजूद भी उसके मम्मी पापा उसको अपने साथ नहीं ले गए। बहाना उसकी केजी की परीक्षाएं थी। चिलचिलाती धूप निकल आई थी। दादी माँ की पूजा भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दिशा अभी तक कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई थी। दादी माँ ने एक नज़र घड़ी की सुइयों पर डाली जो सुबह के 11 बजने का इशारा कर रही थी। दादी माँ ने घर के बाकी सदस्यों पर एक नज़र डाली और अपनी बड़ी बहू अनीता के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्यों री अनीता, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? अपने बच्चों की खिला पिला दिया, लेकिन इसी घर में एक बिना माँ बाप की रहती है, उसकी तरफ तेरा ध्यान एक बार भी ना गया। मेरी बच्ची अकेले घुटती रहती है, लेकिन अपना दर्द परेशानी बेचारी किसी से भी नहीं कहती। कहकर दादी माँ दिशा के कमरे की तरफ बढ़ चली। उसका ध्यान रखने के लिए आप है ना माँ जी? आरती तंज कसते हुए बोली। आरती के मुंह से ऐसे कर्कश वचन सुनकर दादी माँ आहत हो गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई, पैर लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। सब लोग उनको उठाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्होंने किसी की भी हाथ नहीं लगाने दिया। इतने में शोर शराबा सुनकर दिशा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और दादी माँ को देखकर दुखी होकर रोने लगी। उधर अनीता नमक मिर्च लगाकर दिशा पर आरोप लगाई जा रही थी और दादी माँ के पास बैठी दिशा अपने बेशकीमती आंसुओं को बहाए जा रही थी, जिसकी कुछ बूंदें ढुलक कर दादी माँ के गालों पर पड़ गई। गर्माहट से दादी माँ ने आंखें खोली और दिशा की तरफ देखा। रोती हुई दिशा को देखकर दादी माँ तड़प उठी और उसके गालों पर हाथ फेरती हुई बोली,
पगली, रोती क्यों है? तेरी दादी माँ तुझे इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाली नहीं है। अरे कब तक बंद रखेगी अब कमरे में अपने आप को? बाहर निकल, बाहर की दुनिया देख। तेरे सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर किसी के जाने से दुनिया थोड़ी ही ख़त्म हो जाती है। देखना, जाने की उम्र मेरी थी, लेकिन भगवान ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही दादी माँ सिसकने लगी। दिशा दादी माँ को रोता हुआ देखकर अपने दुखों को, अपने मन की तड़पन को, घुटन को उस क्षण भूल गई और दादी माँ के साथ बैठकर चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। तभी आरती ने आवाज़ दी, महारानी, अगर उठ गई है तो नाश्ता खाना सब साथ में ही भिजवा दूँ? दिशा अपनी ताई आरती की आवाज़ सुनकर चुपचाप किचन में चली गई और अपनी प्लेट लेकर दादी माँ के पास बैठ गई। एक निवाला वो अपने मुंह में डालती और दूसरा दादी माँ के मुंह में, और कह रही थी, दादी माँ आप बहुत धीरे धीरे खाती हो। दादी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती और आंसू साफ करती जाती। दिशा के पेरेंट्स की जिस समय मौत हुई उस समय वो बहुत छोटी थी। हमेशा अपनापन तलाश करने वाली दिशा का एकमात्र सहारा सिर्फ उसकी दादी माँ ही थी। कहने के लिए तो उसके घर में ताऊ ताई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, अनेकों रिश्तेदार आदि थे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए थे। ऐसी परिस्थितियों में कब दिशा रास्ता भटक गई वो जान ही नहीं पाई। अंदर ही अंदर घुटती रही और इस घुटन को ही उसने अपनी नियत मान लिया। पुरानी स्मृतियों में खोई दिशा को वो दिन आज भी बहुत अच्छी तरह याद है, जब उसके अंकल के दोस्त आते थे, कितना प्यार करते थे उसे। जब आते उसके लिए खिलौने, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ वगैरह कुछ ना कुछ ले ही आते थे। आज भी आए, हमेशा की तरह मुझे गोद में बिठाया, मेरे गालों को काटा। जब दर्द हुआ तो वो छोड़ दिए, फिर मुझे लेकर बाहर लॉन की तरफ चले गए। अंकल थे, आंटी भी थी, ताऊ जी भी थे, ताई जी भी थी, बस माँ पापा ही तो नहीं थे। होते तो शायद मुझे उस अंकल के साथ जाने ही ना देते। वे ले भी जाते तो पापा माँ मेरे पीछे मेरे साथ जाते। क्यों नहीं रोका मुझे मेरे अपनों ने उस दिन, जब मुझे वो अपने साथ खिलाने के बहाने रोज़ कहीं ना कहीं ले जाते। फिर मेरे साथ खेलकर मुझे ढेर सारा सामान दिलाकर घर लेकर वापस आते, जिस पर मेरे चचेरे भाई बहन टूट पड़ते। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? इसीलिए मैं तो नादान थी, ना समझती। उसके छूने को, उसके स्पर्श को प्यार समझती, जैसा मेरे ताऊ जी का मेरे अंकल का तृष्णा और मीशा के लिए था। फिर उस दिन मेरे घर वालों को क्यों समझ में आया जब एक 14 साल की लड़की को उनकी जिगरी दोस्त ने प्रेग्नेंट कर दिया। उस दिन कितने लात घूसों और चप्पलों की बरसात हुई थी मुझ पर। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब मेरी दादी मेरे ऊपर आकर लेट गई थी। इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? मारना ही है तो उस शैतान को जाके मार, जिसे बैठा बैठा कर शराब पिलाता था और बार बार कुछ ना कुछ मंगवाता रहता था। दिशा से मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अगर अपनी बच्ची होती तब समझ में आती तुझे। ये कहकर दादी माँ मुझे अंदर लेकर चली गई। फिर ताऊ जी का सारा क्रोध ताई जी पर आ गिरा था उस दिन। अरे डायन, एक बच्ची नहीं संभाली गई तुझसे, मैं ऊपर जाकर अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ताई जी ने कुछ दवाइयाँ लाकर ज़बरदस्ती ठूस दी थी मेरे मुंह में। दूसरे दिन मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द उठा था। फिर ढेर सारी ब्लीडिंग लगातार कई दिनों तक। ऊपर से दादी माँ ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पीस कर पिलाती थी मुझे। कुछ दिन बाद मेरा और दादी माँ का कमरा ऊपर शिफ्ट कर दिया गया और मेरे कहीं जाने आने पर पाबंदियाँ। कुछ दिन बाद वो शैतान फिर आया था मेरे घर, मेरे बारे में भी पूछा था। उस दिन बस किसी तरह उसकी जान ही बच गई थी। फिर जाने किसी तरह से घर पहुंचा था वो अपने, एक जिंदा लाश बनकर। दिशा इन्हीं विगत स्मृतियों में खोई हुई थी कि तभी उसकी दादी माँ दिशा दिशा चिल्लाई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ दादी? मेरे पास आ मेरी बच्ची। तू क्या समझती है मैं तेरा दर्द नहीं समझती हूँ? समझती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन कब तक, आखिर कब तक तू अपने आप को ऐसे दुख देती रहेगी? उस बुरी याद को अपने दिल से निकाल दे। उस दुर्घटना को घटे आज पूरे 5 साल हो गए। तू क्या समझती है दादी? मैं कोशिश नहीं करती हूँ?
मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन निकलती ही नहीं, कहकर दिशा दादी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। समय बहुत ही तीव्र गति से पंख लगाकर आगे बढ़ रहा था। दादी माँ के लाख समझाने के बावजूद भी दिशा उस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। तो दादी माँ ने भी दिशा के सामने एक शर्त रख दी, देख दिशा, अब शादी कर ले, मैं ज़्यादा दिन अब नहीं जीने वाली। अपने जीते जी मैं तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ। तुम तो सब जानती हो दादी। फिर भी दिशा ने दादी से बहुत रूखी आवाज़ में कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। जो गलती तूने की ही नहीं उसकी सज़ा अपने आप को क्यों देना चाहती है दिशा? दादी, मैं किसी और का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती दादी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे ना रहने के बाद तू क्या करेगी दिशा? बता, तुझे कौन संभालेगा? अपने परिवार वालों को तो तू जानती ही है, सब हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े रहते हैं। कौन करेगा शादी मुझसे दादी? ना ही मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, ना ही पढ़ाई लिखाई। तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। अच्छा ठीक है दादी, तू अगर इसी में खुश है तो तेरी बात ही सही, कहकर दिशा हंसने का उपक्रम करने लगी। अगले दिन दादी माँ ने शाम को सबको इकट्ठा बुलाकर अपना फैसला सुना दिया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जीती जी दिशा की शादी हो जाए। और हाँ, एक बात और, लड़का अच्छे घर परिवार का होना चाहिए जो मेरी दिशा को आजीवन खुश रख सके। पर माँ, आप तो जानती हैं कि दिशा के साथ क्या हुआ है, फिर उसके बाद भी वो सब मैं कुछ नहीं जानती। बस दिशा के लिए तुम लोग लड़का देखो। करीब 2 महीने बाद दिशा के लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता मिल गया। वो लोग बहुत धनाढ्य तो नहीं थे, लेकिन उनका परिवार बहुत ही संस्कारी था। ये उनके संस्कार ही थे कि जब उन्होंने दिशा के पेरेंट्स के बारे में जाना तो ना चाहते हुए भी उन्होंने हाई स्कूल पास दिशा का रिश्ता स्वीकार कर लिया। शहर के इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल रमन रस्तोगी ने अपने इकलौते सुपुत्र देवांश रस्तोगी का रिश्ता दिशा के साथ पक्का कर दिया। उस समय अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके देवांश रस्तोगी ने अपने पिता के फैसले का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दी थी। दिशा के घर में आज काफ़ी चहल पहल थी। बहुत दिनों बाद आज उनके घर में दिशा की सगाई के बहाने खुशियाँ जो आ रही थी, उसके चाचा चाची भी कानपुर से आ चुके थे, बाकी अन्य रिश्तेदार भी आ चुके थे। दिशा की ताई अनीता ने अपनी देवरानी मांडवी को दिशा को पार्लर ले जाने और उसको तैयार कराने की सारी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दिशा के प्रति अनीता के मन में जो कड़वाहट थी आज वो धुल चुकी थी। कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। दादी माँ आज बहुत खुश थी। दिशा के साथ घटित हुई घटना का उनके मन में जो पश्चाताप था, आज कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा कर्ज एक फर्ज के रूप में पूरा होने जा रहा था, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से गुनहगार ना होकर भी दादी माँ अपने आप को गुनहगार मान रही थी। तभी धानी और रानी कलर के लहंगे में सजी धजी दिशा ने आकर दादी माँ को चौंका दिया। मैं कैसी लग रही हूँ दादी? बिल्कुल परी लग रही है मेरी गुड़िया रानी, दादी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा। अब तो तुम खुश हो ना दादी? अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? दिशा ने दादी माँ के गालों को चूमते हुए कहा। ना मेरी बच्ची, अब तो तू मुझे छोड़ के जाएगी, दादी माँ ने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। दिशा ने दादी माँ को रोते देखकर पूछा, आप रो रही हैं दादी माँ? ये तो खुशी के आंसू हैं। इन आंसुओं का इंतजार तो हर माँ को रहता है, बह जाने दे इन्हें। तभी दिशा की चाची मांडवी ने दिशा से आकर कहा, चलो दिशा, लड़के वाले आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिशा की चाची ने दिशा को समझाते हुए कहा। कुछ ही पल में देवांश और दिशा दोनों आमने सामने अंगूठियों का आदान प्रदान कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दिशा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ पश्चाताप की अग्नि में वो अब भी जल रही थी। उसे लग रहा था कि वो देवांश को धोखा दे रही है, अपने अतीत को भूलने में नाकाम हो रही थी। घबराहट और बेचैनी में पूरी रात निकल गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तनाव में उसका सर फटा जा रहा था और उसने ऐसा फैसला ले लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे। अचानक दिशा के कमरे से दादी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सब लोग दौड़कर गए तो देखा कि दिशा ने अपने हथेली की नस काट रखी थी।
जिससे ढेर सारा खून बह चुका था। सब लोग दिशा को लेकर जल्दी जल्दी अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों के प्रयास से दिशा की जान बच गई। दिशा के घर आते ही सब लोग दिशा की सेवा में लग गए। दिशा की चचेरी बहनें, जो हमेशा दिशा से दूर रखी जाती थी, वो भी अब दिशा के पास मंडराने लगी, क्योंकि दिशा के ताऊ जी की सख्त चेतावनी थी कि दिशा को अकेला ना छोड़ा जाए। दिशा के जख्म भी अब भरने लगे थे। अपनों का प्यार और सम्मान पाकर दिशा भी अब खुश दिखाई देने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह दिशा के ताऊ जी दिशा के पास आए और हाथ जोड़कर दिशा से बोले, हमें माफ़ कर दे दिशु, हमसे जो गलती हुई उसकी सज़ा अपने आप को कब तक देती रहेगी। सज़ा ही देना है तो हमें दे, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटा, चाहो तो बचा लो, चाहो तो लुटा दो। मैं अपने घर की इज्जत की तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारी इज्जत रख ले बेटा, कहकर वो गिड़गिड़ाने लगे। दिशा ने अपने ताऊ जी के मुंह से जब अपने लिए दिशु शब्द सुना तो उसे लगा जैसे उसके पापा ही उसे पुकार रहे हों। वो दौड़कर उनके गले लग गई। नहीं पापा, नहीं पापा, मैं आपको नहीं खो सकती, और अपने आंसुओं से अपने ताऊ जी के कंधों को भिगो दिया। ताऊ जी की आंखें भी गीली थी। फिर वो दिशा को लेकर दादी माँ के पास आए और कहा, माँ, हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, आखिर हमारे घर की पहली शादी है। तभी दिशा ने चहकते हुए कहा, लेकिन दादी माँ, मैं एक शर्त पर शादी करूँगी। दादी माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, लो भाई, अब कौन सी शर्त आ गई भला, बता दूँ? दादी माँ, हाँ बता, तुम्हें मेरी शादी में नाचना पड़ेगा। वो तो मैं वैसे भी नाचने का इंतज़ार कर रही हूँ दिशा। दादी माँ ने दिशा के गालों पर एक चपत लगाते हुए कहा। दिशा के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। किसको कब क्या पहनना है, सब मिलकर आपस में डिसाइड कर रहे थे। सारी चीज़ें दिशा की पसंद की खरीदी जा रही थी, कपड़े, गहने वगैरह। बाहर लॉन में बैठकर दिशा के ताऊ जी और चाचा मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। दिशा की बहनें मीशा और त्रिशा अपने लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी की फरमाइश कर रही थी, और दिशा की ताई जी चाची मिलकर दिशा के ससुराल वालों को दिए जाने वाले सामान की लिस्ट तैयार कर रही थी। तभी दादी माँ कई सालों से संभाले हुए अपने एक जोड़े सोने के कंगन और दिशा की माँ के गहनों को लेकर दिशा के पास आई और दिशा से कहा, देख ले दिशा, ये तेरी माँ के गहने हैं, अगर तुझे ठीक ना लगे तो इन्हें बदल के नए ले ले। दिशा ने अपने माँ के गहनों को एक बार देखा, फिर अपने माथे से लगाया और कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो दे दो माँ, कि मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आज से ठीक 4 दिन बाद दिशा की शादी थी। दिशा की दादी दिशा को समझा रही थी, देख दिशा, अपने साथ घटित हुई घटना का जिक्र भूल कर भी कभी अपने पति से मत करना। भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का चरित्र गिरा हुआ है। भले ही उस घटना के लिए तू जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दोषी तू ही ठहराई जाएगी। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। दिशा ने कहा, जी दादी, लेकिन वो मन ही मन सोचती रही, क्या इस बात को वो देवांश से छुपा पाएगी। दुल्हन की तरह सजा दिशा को घर एक अलग ही सौंदर्य और आभा बिखेर रहा था। बैंड बाजे की धुन पर सारे बाराती नाच रहे थे। क्रीम कलर की शेरवानी और मैरून रंग के दुपट्टे से सजा दूल्हा बना देवांश भी बीच बीच में आकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। सभी कलर के लहंगे में सजी दिशा की बहनें दिशा को खींच खींच कर देवांश को दिखाने के लिए ला रही थी, लेकिन दिशा बार बार मना कर रही थी। तभी देवांश की नज़रें अपनी सहेलियों और बहनों के साथ खड़ी दिशा पर पड़ी। देवांश ने नज़रों से ही कुछ इशारा किया और दिशा शर्मा कर वहाँ से पीछे हट गई। खैर, इन सब चुहलबाजियों के बीच आखिर दिशा की शादी संपन्न हो ही गई और सबको रुलाकर दिशा अपने ससुराल पहुंच गई। देवांश की मां मीनाक्षी देवी ने भी अपना दिल खोलकर एक बिन माँ बाप की बच्ची का भरपूर स्वागत किया। ससुराल में सबका प्यार और भरपूर समर्थन पाकर दिशा अपने मन के दर्द को भूल गई, लेकिन अपने तन पर लगे घाव को वो आज भी नहीं हो पाई थी। देवांश उसे जब भी छूने की कोशिश करता तो वो मना तो नहीं करती, लेकिन सिहर जरूर जाती। यद्यपि देवांश दिशा को खुश रखने की भरपूर कोशिश करता, उसकी पसंद की चीज़ें ले आता, उसे घुमाने ले जाता, फिर भी दिशा अनमनी सी रहती।
मीनाक्षी देवी कभी भी कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी दिशा के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई देती जो होनी चाहिए थी। आखिर एक दिन देवांश ने पूछ ही लिया, क्यों दिशा, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ तुम्हारी शादी कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं कर दी थी? देवांश के ऐसा पूछने से दिशा हैरान रह गई। देवांश, नहीं देवांश, मेरी मर्जी से हुई। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं रहती दिशा? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। खुश तो रहती हूँ देवांश, अब तुम ही बताओ कैसे खुश रहूँ? देखो दिशा, मेरी बात होती तो मैं छोड़ देता। माँ पापा को भी यही लगता है कि तुम खुश नहीं रहती हो। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता। कहीं हमारे बीच कोई अनबन तो नहीं है? पापा तो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। दिशा को आज देवांश द्वारा कही बातों से डर लगने लगा और उसने उसी क्षण फैसला कर लिया कि वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, जिससे उसका मन व्यर्थ की बातों में नहीं लगेगा। उसने देवांश से तुरंत जाकर कह दिया कि वो आगे पढ़ना चाहती है। दिशा अब हर पल देवांश को दिखाने के लिए खुश रहने का अभिनय करने लगी। दिशा के ससुर रमन रस्तोगी भी दिशा के इस फैसले से बहुत खुश हुए और उन्होंने दिशा को शाबाशी भी दी। कुछ दिन बाद देवांश भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। दिशा को उदास देखकर मीनाक्षी देवी ने दिशा से कहा, जाओ कुछ दिन तुम भी मायके हो आओ। दिशा, अपनी दादी माँ से मिलाओ, बहुत दिन हो गया है तुम्हें गए। जी, दिशा ने कहा। लेकिन तभी दिशा के ससुर रमन रस्तोगी ने दिशा को आकर बताया कि तुम्हारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, पढ़ाई में मन लगाओ, तुम्हें टॉप करके दिखाना है। आखिर तुम प्रिंसिपल रमन रस्तोगी की बहू हो। जी पिताजी, कहकर दिशा फिर अपने काम में लग गई। फिर उसने दिन रात मेहनत करके अपनी परीक्षाएं दी और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हुई। इधर कई महीनों से दिशा की दादी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने घर में सबको सख्त हिदायत दे रखी थी कि दिशा को ना बताया जाए, नहीं तो वो पगली भागी चली आएगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी मुश्किल से उसके दामन में जो खुशियाँ आई है उस पर किसी की बुरी नज़र लग जाए। दिशा को जब अपनी दादी माँ की खराब तबीयत के बारे में पता चला तो दिशा तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई और भागी भागी अपनी दादी माँ के पास आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दिशा की दादी माँ की सांसों की डोर थम चुकी थी और वो एक शरीर से लाश में तब्दील हो चुकी थी। दिशा जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सामने हॉल में दादी माँ की लाश रखी थी। घर के सभी लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। दादी माँ की लाश को देखते ही दिशा की चीखें निकल गई। क्यों दादी, क्यों हमें छोड़ के चली गई? अब दिशा को कौन समझाएगा? बताओ दादी, कौन है? दिशा के रुदन को देखकर सबकी आंखें द्रवित हो गई। तभी दिशा के ताऊजी चाचा ने आकर दिशा को संभाला तो दिशा ने उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, क्यों ताऊजी, क्यों क्यों चाचू, क्यों? दादी इतनी बीमार थी, फिर भी आप सबने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, अम्मा ने अपनी कसम देकर मुझे मना किया था। दिशा के ताऊजी ने कहा, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। इसका मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैं दादी जी से अंतिम बार भी नहीं मिल पाई। दादी माँ की अंतिम क्रिया हो जाने के बाद दिशा के ससुर रमन रस्तोगी दिशा को बहुत समझा बुझाकर फिर वापस लेकर आने का वादा करके चले आए, क्योंकि दिशा के ताऊजी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि दिशा दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। यहाँ रहेगी तो बस रोती ही रहेगी। लेकिन दिशा रास्ते भर रोती रही। घर पहुंची तो सास को देखकर फपक कर रो पड़ी। मीनाक्षी देवी जी की आंखें भी गीली हुए बिना नहीं रह सकी। रात में देवांश का भी फोन आया। देवांश ने भी दिशा को बहुत समझाया और परीक्षाएं खत्म होते ही जल्दी घर आने का वादा किया। सबके समझाने का दिशा पर असर हुआ। उसने अपना ध्यान उधर से हटाकर किताबों की तरफ मोड़ लिया। दादी माँ की 13वीं में गई दिशा में ये बदलाव देखकर सब लोग बहुत खुश थे। उस दिन दिशा रुकना चाहती थी, लेकिन दिशा के ससुर रमन रस्तोगी ने बताया कि कल उनके ममेरे भाई अपने परिवार के साथ दिशा से मिलने आने वाले हैं, जो पहले यहीं रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले अपने बेटे बहू के पास ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए थे। जब तुम्हारी शादी की बात पता चली तो कहा, शादी में नहीं आ पाया तो क्या हुआ, चलो बहू से चलकर घर पर ही मिल लेता हूँ। दिशा को जब ये बात पता तो फौरन कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद सबसे विदा लेकर जाने के लिए तैयार हो गई और कुछ ही समय पश्चात दिशा अपने घर पर थी। प्रिंसिपल साहब भी अपनी बहू दिशा में ये बदलाव देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और दिशा को शाबाशी भी दी।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम कल साड़ी पहनना, क्योंकि मैं भी अपने भाई को दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि अपने बेटे बहू की कामयाबी पे गर्व है तो मुझे भी अपने बहू के संस्कारों पर। जी पिताजी, मैं साड़ी ही पहनूंगी, कहकर दिशा ने प्रिंसिपल साहब की बातों का समर्थन किया। थोड़ी देर में घर पहुंचते ही दिशा सो गई, क्योंकि उसे कल सुबह उठकर मेहमानों के लिए तैयारियां जो करनी थी। दूसरी, वो दादी माँ को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। अब उसे ये चिंता हो रही थी कि अब कौन उसे सब कुछ समझाएगा। तभी उसे लगा जैसे दादी माँ कह रही हो, परेशान मत होना दिशा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। आज बहुत सुबह से ही उठकर दिशा आने वाले मेहमान के तैयारियों में लगी हुई थी। मीनाक्षी देवी भी दिशा के काम में उसकी मदद कर रही थी। लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। दिशा भी अपने ससुर रमन के कथनानुसार साड़ी पहनकर तैयार थी। तभी डोरबेल बजी तो रमन रस्तोगी ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर अचानक देवांश को देखकर उसके पिताजी हैरान हो गए और उनके मुंह से अचानक ही आ गया, अरे देवांश तुम, वो भी बिना बताए। हाँ पापा, मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, वो भी ख़ास तौर से दिशा को। हाँ बेटा, अब हम कहाँ याद रहेंगे, अब तो दिशा ही याद रहेगी, देवांश के पिताजी ने देवांश की चुटकी लेते हुए कहा। आप भी ना पिताजी, कहकर देवांश अंदर चला गया। अंदर गया तो मीनाक्षी देवी के भी यही शब्द थे। इससे पहले मीनाक्षी देवी और कुछ कहती, देवांश ने मीनाक्षी देवी को चुप रहने का इशारा किया और दिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। दिशा भी देवांश को देखकर अवाक रह गई, फिर खुशी से देवांश के गले लग गई। तभी डोरबेल बज उठी। रमन रस्तोगी फिर उठे, जाकर दरवाज़ा खोला और सामने अपने ममेरे भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साथ में उनकी पत्नी और बेटे बहू भी मौजूद थे। और बताओ रमेश भाई, ऑस्ट्रेलिया में मौसम कैसा है? अच्छा है, पर अपने देश जैसा नहीं, वहाँ गले मिलने वाले बहुत कम मिलते हैं, कहकर रमेश चंद्र रमन रस्तोगी के गले मिले और रस्तोगी जी से कहने लगे, सच यार, इतने दिनों बाद गले लगकर यहाँ जो खुशी मिली वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सच है। अरे रमन भाई, बातों ही बातों में तो भूल ही गया, इनसे मिलो, ये है मेरी बहू रचना, जो वहाँ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। बेटा रचना, नमस्ते करें अंकल को। तभी जीन्स टॉप पहने उनकी बहू रचना ने रमन रस्तोगी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। और ये है मेरा बेटा आदित्य चंद्र। आदित्य ने झुककर रमन रस्तोगी के पैर छू लिए, फिर अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनसे तो तुम मिले ही होगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रमन रस्तोगी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा रमेश भाई, सारी बातें बाहर ही कर लेंगे कि अंदर भी चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर सब अंदर जाकर बैठ जाते हैं। किसी को न देखकर फिर रमेश चंद ने प्रश्न किया, क्यों रमन भाई, घर में कोई है नहीं क्या? रमन उठकर कहते हैं, नहीं नहीं, सब लोग हैं, थोड़ी देर पहले देवांश आया है, सब उसी से बात कर रहे होंगे। देवांश आया है सब? फिर वो मीनाक्षी को आवाज़ देते हुए अंदर चले गए और मीनाक्षी से दोनों औरतों को अंदर ले जाने के लिए कहा। इतनी देर में दिशा भी बाहर आ गई और आकर दोनों औरतों के पैर छू लिए। बड़ी प्यारी और संस्कारी बहू है आपकी मीनाक्षी भाभी। हाँ वो तो है, मीनाक्षी ने इतराते हुए कहा। तभी रमन रस्तोगी ने दिशा को आवाज़ दी, बेटा यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे ममेरे भाई रमेश चंद। दिशा जैसे ही आगे बढ़ी, उस इंसान को देखकर उसकी आंखों के सामने वो पुराना दृश्य फिर से नाच उठा। वो गस खाकर गिरने ही वाली थी, तभी पीछे खड़े देवांश ने, क्या हुआ दिशा, कहकर दिशा को पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर चला गया। देवांश ने दिशा को बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी। दिशा को होश आ गया, परंतु वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी दिशा की उम्र बस 19 साल ही तो थी और उसमें ज़्यादा हौसला भी नहीं था। घबराहट के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। दिशा की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए। देवांश तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। सब दिशा के कमरे में ही आ गए थे। सबको देखकर दिशा और भी ज़्यादा घबरा रही थी। देवांश ने दिशा को आराम देने के लिए सबको कमरे से बाहर भेज दिया और खुद उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ दिशा, तुम्हारी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? दिशा कुछ नहीं बोली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देवांश ने सोचा कि शायद दिशा को नींद आ रही है, तो वो भी बाहर आ गया। देवांश के जाते ही दिशा फूट फूट कर रोने लगी।
वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिशा को देखकर रमेश के भी होश फाख्ता हो गए थे। वो भी बहाना बनाकर जल्दी ही अपनी फैमिली को लेकर निकल गया। उनके जाने के बाद देवांश कमरे में आया तो देखा दिशा रो रही थी। उसने दिशा से बहुत पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, परंतु उसने कुछ भी नहीं बताया। दिशा ने खाना पानी सब छोड़ दिया। रात को जब उसे लगा कि देवांश सो गया तो उसने अपने आप को ख़त्म करने के लिए अपनी सास की दवाइयाँ जो उसने मौका देखकर अपने पास छुपा ली थी, उन सारी दवाइयों को एक साथ निकाला और हाथ में लेकर उन्हें खाने ही वाली थी कि देवांश ने उसका हाथ झटक दिया। देवांश ने हैरान होकर पूछा, ये तुम क्या कर रही थी, मरने की कोशिश कर रही थी? ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुम मरना चाहती हो? और तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मरने से क्या होगा? मैं और मेरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी पाऊँगा। ये सुनकर दिशा सिसक सिसक कर रोने लगती है। अभी वो देवांश को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। दिशा की हालत देखकर देवांश ने दिशा पर कुछ बताने के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने दिशा को चुप कराया और सोने के लिए लिटा दिया। देवांश का प्यार भरा स्पर्श पाकर दिशा की आंख लग गई, परंतु अब देवांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो दिशा उससे छुपा रही है, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। सुबह के 5 बज गए थे। दिशा अभी भी सो रही थी। देवांश चुपके से बाहर गया और उसने बाहर जाकर दिशा के ताऊ जी को फ़ोन पर बात करके उन्हें मिलने के लिए बुला लिया और उनसे मिलने के लिए निकल गया। ताऊ जी से मिलने पर उसने दिशा की हालत के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो रात आत्महत्या करने जा रही थी। ये सुनकर ताऊ जी बहुत परेशान हो गए। देवांश ने ताऊ जी से पूछा कि क्या बात है, दिशा ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया और उसे कुछ हो गया तो मेरे परिवार भी खतरे में आ जाएगा। तब हार कर ताऊ जी ने देवांश को सारी बात बता दी और देवांश के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोकर कहने लगे कि उस दिन माँ बाप की बच्ची के साथ हमने बहुत अन्याय किया है। हमारी लापरवाही के कारण ही उसके साथ ये सब हुआ है। उस बच्ची ने बहुत दुख सहे हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम उसे अंधकार में ढकेल दो या फिर उसे ज़िंदगी की तरफ लौटा लाओ। बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, किसी और की गलती की सज़ा उसे मत देना। अगर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो मर जाएगी, उसे बचा लो बेटा। देवांश ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको आश्वासन दिया कि वो दिशा का साथ देगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब देवांश को समझ में आ गया था क्यों अंकल को देखते ही दिशा बेहोश हो गई थी। दिशा के दर्द को आज देवांश अच्छी तरह समझ गया था। क्यों दिशा उदास रहती थी, क्यों उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, ये सब कुछ भी वो सब अच्छी तरह समझ रहा था। अब उसने मन ही मन प्रण कर लिया था कि वो दिशा की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। वह उसे इतना मजबूत बना देगा कि कोई उसको छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। देवांश घर पहुंचा और अपने कमरे में गया तो देखा कि दिशा अभी भी सो रही थी। वह दिशा के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। किसी के हाथ का स्पर्श पाकर दिशा घबरा के हड़बड़ा कर उठ बैठी। देवांश को देखकर उसकी जान में जान आई। देवांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे कहने लगा, दिशा, मैं ताऊ जी से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया है, मैं सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसीलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने सोचा होगा कि कहीं सच्चाई जानकर मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? किसी और की गलती की सज़ा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और ज़िंदगी भर इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दिशा ये सुनकर देवांश के सीने से लग गई और उसके सीने जो तूफान दबा था उसने आंसुओं का रूप ले लिया। आज उसका मन कह रहा था कि वो इतना रोए कि उसके दिल का दर्द ख़त्म हो जाए। देवांश ने भी उसे रोने दिया कि आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। जी भर कर रोने के बाद दिशा अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आज उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अगर देवांश उसके साथ है तो अब उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं। देवांश उसे नहाने के लिए भेजता है और उसे अच्छी तरह तैयार होने के लिए कहता है। दिशा नहाकर लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनकर आती है और लाइट मेकअप करती है। आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवांश उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है।
आज की दिशा कुछ अलग ही लग रही थी। वो डरी सहमी सी लड़की की जगह आज आत्मविश्वास से भरपूर लड़की दिखाई दे रही थी। देवांश के प्यार और भरोसे ने उसको आत्मविश्वास से भर दिया था। दिशा के सास ससुर भी उसमें बदलाव देखकर बहुत खुश होते थे। देवांश अपने माता पिता से दिशा को अपने साथ ले जाने की बात करता है तो उसके माता पिता मान जाते हैं। देवांश दिशा को अपने साथ लेकर चला जाता है क्योंकि अब वो दिशा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब देवांश की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, दिशा की ज़िंदगी को खुशियों से भर देने और उसे इतना मजबूत बना देना कि उसको कोई भी छू ना सके। वो दिशा का एडमिशन अपने कॉलेज में ही करा देता है और सुबह के समय दिशा के साथ कराटे क्लास ज्वाइन कर लेता है। आज सवेरे उठकर दोनों कराटे क्लास जाते हैं और वहाँ से आने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। 2 महीने के कठिन परिश्रम के साथ दिशा कराटे में माहिर हो जाती है। दिशा पर बहुत ज़्यादा जुनून सवार था, इसलिए कॉलेज से आने के बाद के पढ़ाई के साथ साथ कराटे की प्रैक्टिस करती रहती थी, इसलिए वो जल्दी ही बहुत ज़्यादा माहिर हो गई थी। 2 महीने बाद देवांश दिशा को लेकर घर आता है और रमेश को फ़ोन कर रात करके उसे सुनसान जगह पर बुला लेता है और दिशा को लेकर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। दिशा को पता नहीं था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं। जब वह रमेश को देखती है तो घबरा जाती है। देवांश उसे हौसला देता है और रमेश को पीटने के लिए कहता है। रमेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी कि ये क्या पीटेगी मुझे। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर दिशा के तन बदन में आग लग जाती है और वो रमेश को मारना शुरू कर देती है और इतना मारती है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। साथ ही वो ऐसी जगह ज़्यादा मारती है कि अब वो किसी के साथ ऐसा काम ना कर सके। उसको अधमरी हालत में छोड़कर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। आज इसको पीटकर दिशा को बहुत सुकून मिला। आज उस घुटन से छुटकारा मिल गया था जिसमें वो बचपन से कैद थी। उसे ऐसा महसूस की जैसे उसके जख्म पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। सच ही कहा है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। देवांश के प्यार ने दिशा की ज़िंदगी को नई दिशा दे दी। 2-4 दिन घर रुककर वो दोनों फिर से अपनी मंजिल को पाने निकल पड़ते हैं। दिशा ने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। देवांश ने MBA कंप्लीट करके उसी शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली और दिशा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई। 1 साल के अथक परिश्रम के बाद उसने सिविल सर्विस में टॉप किया। वो सारे अखबारों की सुर्खियों में छा गई। इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया में होड़ मच गई। उसका टीवी पर लाइव इंटरव्यू आया तो उसके सास ससुर, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और उसके सारे रिश्ते के बहन भाई टीवी पर चिपक गए। जब उससे पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो वो कहने लगी, सबसे पहले मैं अपने पति से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा है। देवांश उस समय ऑफिस में था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो खुद देवांश को नहीं बता पाई कि वो सिलेक्ट हो गई है। उसने देवांश से यहाँ आने के लिए कहा। देवांश को रस्तोगी जी ने फ़ोन करके बता दिया था और वो भी लाइव टीवी पर दिशा को देख रहे थे। दिशा के कहते ही वो तुरंत ऑफिस से निकले और कुछ ही समय बाद दिशा के सामने था। दिशा ने जैसे ही देवांश को देखा उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देवांश की आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ गर्व के आंसू भी थे। वो दौड़कर देवांश के सीने से लग गई। जो भरोसा देवांश ने उसके ऊपर दिखाया था आज उसने उस भरोसे का मान रखकर दिखा दिया था। सब उन दोनों को लाइव देख रहे थे और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज दिशा के ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची को अपने पाप याद आ रहे थे और भगवान से क्षमा मांगकर दिशा को दिल से आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ दिनों में दिशा ट्रेनिंग के लिए निकल गई और 2 साल बाद वापस आई और आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले देवांश के साथ अपने मायके सबसे जाकर मिली और अपने माता पिता और दादी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उसने सबसे आशीर्वाद लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वे सब बहुत खुश हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस अनाथ बच्ची को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया आज उस अनाथ बच्ची ने सबका नाम रोशन कर दिया था। सबसे आशीर्वाद लेकर दिशा अपने मंजिल की ओर चल पड़ी। आज की दिशा आत्मविश्वास से भरपूर दिशा थी जिसके सामने अच्छों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पति के प्यार और भरोसे ने
दिशा के जीवन की दिशा बदल दी। दिशा और देवांश दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ और बढ़ती चली गई। और उधर रमेश अपने पापों की सज़ा काट रहा था। वो अपाहिज हो गया था और बिस्तर से लग गया था। वो हर पल अपने मरने की दुआएं मांगता, पर उसकी मौत भी नहीं आती थी। अब यही उसकी नियति बन गई। क्या दिशा को खुद रमेश को सज़ा देना सही था या उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था? आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।